नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर जगदीश चंद्र जाट से और जानेंगे इनकी जिंदगी के संघर्ष की उस दास्ता के बारे में जिससे शायद अब तक बहुत कम ही लोग वाकिफ थे। दोस्तों, कहते हैं हर व्यक्ति को एक सफल मुकाम तक पहुंचने से पहले कुछ कटीले और पथरीले रास्तों से गुजरना होता है और उन्हें अपनी सूझबूझ से वो रास्ता भी पार करना होता है। कुछ ऐसा ही रास्ता जगदीश चंद्र ने भी अपने जीवन में पार किया। उस रास्ते पर मुश्किलें और परेशानियों के अलावा कड़ा संघर्ष भी था। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इनसे मिले और इनकी संघर्ष भरी उस दास्ता के बारे में जानें, आइए इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें ये मूल रूप से राजसमंद के एक छोटे से गांव बागपुरा के रहने वाले हैं और बीते 14 वर्षों से ये अपने परिवार संग उदयपुर शहर में ही निवास कर रहे हैं। पेशे से ये एक शिक्षक हैं और वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धान मंडी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें इनके जीवन के उस प्रारंभिक दौर की जहां से इनकी सफर की शुरुआत हुई, तो आपको बता दें इन्होंने अपना बचपन अपने गांव में ही बिताया। गांव के ही एक सरकारी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 12वीं तक पढ़ने के बाद कॉलेज प्राइवेट किया। इसी दौरान कुछ वक्त के लिए एक कपड़े की दुकान में नौकरी भी की और इस तरह ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड की। करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी का कोई मार्गदर्शन इन्हें नहीं मिल रहा था। ऐसे में बस ये उसी दिशा में आगे बढ़ते गए जिस दिशा में इनकी जिंदगी इन्हें आगे ले गई। बीएड करने के बाद ये टीचर बनने की तैयारी में जुट गए दोस्तों। हालांकि इस बीच इनका कांस्टेबल, सूचना सहायक और एलडीसी सहित विभिन्न पदों के लिए भी चयन हुआ। कुछ वक्त तक इन्होंने एलडीसी के पद पर रहते हुए सेवाएं भी दी और फिर इनका सेकंड ग्रेड टीचर के लिए सिलेक्शन हो गया और वर्ष 2014 में इन्होंने बतौर टीचर सेवाएं देनी प्रारंभ की और तब से लेकर आज तक ये बतौर टीचर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के पीछे आखिर क्या संघर्ष इन्होंने किया, उसके बारे में जानने के लिए अब आइए सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम जगदीश है और मैं राजसमंद के एक छोटे से गांव बागपुरा का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धान मंडी में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्य कर रहा हूँ और विगत 14 वर्षों से मैं उदयपुर में ही निवास कर रहा हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं जो मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे 10वीं कक्षा में इतने अधिक प्रतिशत नहीं बने थे, मात्र 40% बने थे और गांव में प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं था, तो 10वीं जैसे तैसे निकली थी मेरी। फिर कक्षा 12 में भी मेरे काफ़ी अच्छे प्रतिशत नहीं थे, तो मैंने क्या पढ़ाई छोड़ दी थी और पढ़ाई छोड़ने के बाद में मैं दादरा नगर हवेली की राजधानी जो सिलवासा है, वहाँ मैंने एल्यूमिनियम की शॉप पर काम किया। उसके बाद में कुछ समय बाद में वापस आ गया और मैंने वापस प्राइवेट अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद में सेकंड ईयर में वापस सूरत चला गया और वहाँ पर मैंने कपड़ों की दुकान पर नौकरी की। लेकिन वहाँ बाढ़ आने के कारण वापस मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और अपनी पढ़ाई जो है वो सेकंड ईयर भी मैंने जारी रखी। फिर ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद में मैंने सभी दोस्त जो थे वो बीएड का फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, तो उनके साथ साथ मैंने भी फॉर्म अप्लाई कर लिया और संयोग से मेरा सिलेक्शन हो गया और बीएड कर ली 2009 में मैंने उदयपुर से। उसके बाद में तैयारी में मैं जुटा। सभी बीएड करने के बाद में टीचर की ही तैयारी करते हैं, तो मैंने भी टीचर वाली तैयारी जो थी वो शुरू की। कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, सभी जैसे तैयारी कर रहे थे, तो मैंने भी सेवा मंदिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी और वहाँ पर मैंने पढ़ाई की और सभी कंपटीशन के फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने भी कांस्टेबल का फॉर्म भरा और कांस्टेबल में 2010 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन वहाँ पर मैंने अपनी आमद यानी कि ज्वाइनिंग नहीं दी थी। उसके बाद में 2011 में मैंने आरपीएससी एलडीसी का एग्जाम दिया था और एलडीसी में मैं सेलेक्ट होकर राजसमंद कलेक्ट्रेट में 4 महीने तक नौकरी की थी 2013 में।
वहाँ से मैंने पहले एक फॉर्म अप्लाई कर रखा था MLSU में, तो MLSU LDC में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने राजसमंद कलेक्ट्रेट से नौकरी छोड़ी और राजसमंद कलेक्ट्रेट के बाद में मैंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो उदयपुर में है, वहाँ पर मैंने जियोलॉजी डिपार्टमेंट में LDC की पोस्ट पर काम करना शुरू किया और उसके बाद में फिजिक्स डिपार्टमेंट में रहा। उसी दौरान एक सूचना सहायक की वैकेंसी थी, तो मैंने वो अप्लाई किया। सूचना सहायक में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वो मैंने ज्वाइन नहीं करके सेकंड ग्रेड की तैयारी जो थी वो मेरी हिंदी विषय से वो जारी रखी और अंततः 2013 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें 2014 में 271 की जनरल रैंक से मेरा सेकंड ग्रेड टीचर में सिलेक्शन हो गया। और उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र अरावली विश्वरम्य वादियों में स्थित एक गाँव है कालीवास, वहाँ पर मेरी प्रथम पोस्टिंग दिसंबर 2014 में हुई। वर्तमान में मैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा अंग्रेजी माध्यम में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती है, वहाँ पर 2019 में इंटरव्यू दिया और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धानमंडी में अपनी सेवाएं दे रहा। 2005 में मेरी 12वीं हो गई थी और 12वीं होने के बाद में मेरा ये मानना है कि 12th के बाद में एक ऐसा चौराहा है जहाँ विद्यार्थियों को अलग अलग दिशाओं में अपना करियर बनाना होता है। अब गांव में ऐसा कोई मार्गदर्शन मिला नहीं था, तो छुट्टियां थी, गर्मी की छुट्टियों में क्या करें, तो उस समय मनरेगा जो योजना थी वो किसी और रूप में प्रसारित थी गाँव में। तो कुछ समय तक मैं नरेगा में गया और वहाँ मैंने कार्य किया। फिर सभी गांव में ऐसा माहौल था कि बाहर जाएं, बाहर नौकरी करें, कुछ कमा कर लाएं। साथी जो थे वो भी बाहर नौकरियां करने के लिए चले गए थे, तो मैं भी बाहर चला गया था जैसा मैंने बताया। लेकिन जब मम्मी और पापा जो हैं वो सदैव प्रोत्साहित करते रहते थे कि पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है, पिताजी भी मेरे अध्यापक हैं, तो वो प्रोत्साहित करते रहते थे पढ़ने के लिए। और मेरे जो भाई मुंबई रहते हैं वो भी मुझे अक्सर पढ़ने पर बल देते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो। मैं कई सारे एग्जाम जो हैं उनमें जैसे बात करूं तो थर्ड ग्रेड में मैं 0.22 से रह गया था 2012 में। तो मेरे पिताजी जो थे वो हमेशा यही संबल देते थे, वो ये कहते थे कि कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा और अच्छे से तैयारी करते रहो। मेरी माँ हमेशा ये कहती थी कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। भाई जो था वो सपोर्ट करता था। यानी कि ये इनका जो सकारात्मक रवैया था मेरे प्रति, वह मेरे आगे के करियर के विकल्प चुनने में काफी मददगार साबित हुआ। जैसे 2018 की मैं जब जॉब में था और वैकेंसी में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में मैं 0.34 से रह गया। फिर भी मेरे पिताजी ने मुझे यही कहा कि कोई बात नहीं, जॉब तो वैसे भी है, प्रयास करते रहो, अच्छा प्रयास करते रहो, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। और हमेशा यही कहते हैं कि अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो, क्योंकि दामोदर सिंह दिनकर की एक पंक्ति है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके जो आदमी के मग में, खमठोक ढेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पर्वत पानी बन जाता है। तो इसी आधार पर सदैव तत्पर रहते हुए, सकारात्मक सोच रखते हुए पिताजी मुझे अक्सर प्रेरणा दिया करते थे। मेरे जीवन में मेरे जो रोल मॉडल हैं वो मेरे पिताजी ही हैं, क्योंकि उन्होंने भी काफी संघर्ष किया था। उनकी वो अभी थर्ड ग्रेड टीचर हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गलवा जो मेरे गाँव के पास में है। वो 30 किलोमीटर तक साइकिल लेके जाते थे और नौकरी करने के लिए। जब वो सेवा में थे तब भी साइकिल लेके जाते थे। तो बचपन काफी गरीबी में बीता था, लेकिन उनका सदैव यही था कि अगर पूरी मेहनत से, लगन से कोई कार्य किया जाता है तो सफलता अवश्य मिलती है। कुछ कमियां रह जाती हैं तो क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को आप फाइंड आउट करो, देखो उनको, और सदैव सकारात्मक दिशा में प्रयास करो। तो पिताजी हमेशा सकारात्मक बल मुझ में भरते थे कि अच्छे से प्रयास करो, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। और उन्हीं के आशीर्वचन स्वरूप मैंने अलग अलग विषयों में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। उन्होंने कहा कि अपना सब्जेक्ट का ज्ञान अच्छा करो, अपना हिंदी का ज्ञान जो है वो अच्छा करो। तो मैंने हिंदी विषय में JRF की, नेट हुई मेरी, स्लेट हुई RPSC से। तो इस तरह से उनके मार्गदर्शन, या मैं कहूँ कि पिताजी ही रोल मॉडल थे, तो मुझे इनसे प्रेरणा मिलती थी। सर्वप्रथम मैं जो महत्व दूंगा वह मैं एजुकेशन को महत्व दूंगा, क्योंकि एजुकेशन के बाद में कि जैसे कोई मेहनत करता है और मेहनत करता है वो शिक्षा प्राप्त करता है,
किसी एक एग्जाम में माना कि उसका नहीं होता है, दो में नहीं होता है, तो अनुभव अपने आप में संचित होता जाता है। केवल एजुकेशन नहीं है, केवल अनुभव है तो भी कार्य नहीं चलता। ये दोनों ऐसी बातें हैं जो समानांतर चलती रहती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम अपने भूत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने वर्तमान प्रयासों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यानी कि अगर एजुकेशन अच्छी है तो परिवार कैसा है, परिवार कैसे से तात्पर्य है कितना गरीबी में है, जो भी संकट है वो सारे संकट जो है शिक्षा के माध्यम से उभारे जा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि गुदरी के लाल ने ये कमाल किया, इस तरह की बातें हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती हैं। तो उन सब के पीछे जो कारण है वो यही है कि बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, अगर शिक्षा अच्छे से प्राप्त की जाए, शिक्षा अच्छे से ज्ञानवर्धक हो और उनको अप्लाई करें, तो अनुभव के साथ साथ में शिक्षा से ही सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और जैसा मैंने भी पढ़ाई की और मैं देखता हूँ कि विभिन्न कोचिंग संस्थानों पर बच्चों को जब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाई जाती है, तो उन बच्चों को जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और उनको वापस बताया जाता है कि हिंदी में इसकी मात्रा छोटी होती है, इसकी मात्रा बड़ी होती है। और आज मैं मेरे विद्यालय में देखता हूँ कि छोटे छोटे जो बच्चे कक्षा 5 के, कक्षा 6 के, कहीं अगर बिंदी भी चूक हो जाती है तो बच्चे बता देते हैं कि यहाँ पर ये बिंदी लगेगी। यानी कि पढ़ाते हुए बच्चों को बेस इतना अच्छा तैयार कर लो कि भविष्य में उनको किसी भी प्रकार की कोचिंग पर जाने की आवश्यकता नहीं रहे। सब कुछ अर्जित जो करना है वो विद्यालय स्तर पर, क्योंकि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए कोई भी सिलेबस उठा के देखें तो अधिकांश में यही लिखा हुआ रहता है कि माध्यमिक स्तर तक का ज्ञान, यानी माध्यमिक स्तर तक का ज्ञान है, यानी कि 10वीं कक्षा का ज्ञान, और 10वीं कक्षा का ज्ञान तो आप पहले से अर्जित कर चुके हो, तो अब आप अपना समय व्यर्थ क्यों गवा रहे हो। यानी कि अच्छे से विषय वस्तु को आत्मसात करते हुए पढ़े। इसलिए मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाना सबसे अच्छा लगता है। कोई भी विद्यार्थी मुझ जैसा, मैं तो कहूँ मुझसे भी अच्छा अगर बनना चाहे तो उसके लिए ये है कि एक तो वो जिस किसी भी सब्जेक्ट की या जिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहले वो क्या है कि उसका सिलेबस देखें, क्योंकि सिलेबस वह मैप होता है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाता है। कई सारे विद्यार्थी सिलेबस नहीं देखते हैं और केवल एक भेड़ चाल में चलते रहते हैं और उनको मंजिल नहीं मिलती है। यानी कि रास्ते तो कहीं पर भी जाने का मार्ग बताया जाए तो मार्ग तो अनेक होते हैं, लेकिन कोई मार्ग जो है वो शॉर्ट में होता है, कोई जो होता है वो लॉन्ग होता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस देखें अच्छे से, और सिलेबस में एक एक बिंदु को, विषय वस्तु को क्लियर करते हुए, स्पष्ट करते हुए, या फिर उसके जो कंटेंट है उसको आत्मसात करें और अच्छे से पढ़ते हुए कुछ पुराने पेपर देखें किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। इस तरह से अच्छे से तैयारी अगर वो करें तो निश्चित रूप से वो सफलता अर्जित करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, अगर लीडरशिप की बात करें तो मुझे नहीं याद है कि मैं अपने विद्यालय जीवन में कभी प्रेयर में भी आगे जाकर कभी मैं बोला हूँ कुछ भी। सामान्यतः ये होता था कि मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ और जब प्रार्थना में कभी नंबर आता था तो उस दिन गायब हो जाता था। लेकिन मैंने बीएड की थी मंत्रम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से, और बीएड के दौरान मैंने धीरे धीरे मंचों पर आगे जाकर बोलना शुरू किया। और उसके बाद में जैसे मैं 2011 से कोचिंग सेंटर पर भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन प्रदान करता हूँ, तो ये जो परफेक्शन है ये धीरे धीरे आया, यानी जन्म से कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे हुआ है। यानी एक पंक्ति कहूंगा कि जीवन हाला का घट मैंने भर भर कर पीना सीखा है, क्या बतलाऊं अरे जख्म हरे भर भर कर जीना सीखा है। बचपन मेरा गांव में था और प्राथमिक तक की शिक्षा जो है मैंने अपने गांव में ही प्राप्त की, और उसके बाद में पास में ही एक विद्यालय था तो वहाँ 6ठी से 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। बचपन का एक संस्मरण मुझे याद आता है। अभी गुरु पूर्णिमा भी निकली थी और गुरु को याद किया जाता है। मेरे प्रथम गुरु माता और पिता, और उनमें भी माँ। यानी कि जब मुझे अच्छे से याद है कि मैं विद्यालय नहीं जा रहा था, तो पहले तो मैंने बहाना, पार्टी होती है इसलिए लिखने के लिए, तो पहले तो मैंने ये जिद की कि नहीं पार्टी लेके आओगे तो मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा, तो पिताजी जो है पार्टी लेके आ गए। उसके बाद में मैंने कहा फिर भी नहीं जाऊंगा, तो मेरी माँ जो है मुझे कुछ दूर तक छोड़ने आई और फिर भी नहीं माना, तो माँ ने एक थप्पड़ लगाया खींच के मुझे, और उसके बाद में मैं रोता हुआ स्कूल गया।
और उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि, या मुझे याद नहीं है कि मैं कभी स्कूल जाने के लिए मैंने मना किया हो अपने स्कूली जीवन के दौरान। दूसरा एक संयोग और था कि मेरे बड़े भाई साहब और मैं दोनों एक ही कक्षा में थे और हम बहुत झगड़ते थे। तो जब हम दोनों 9th क्लास में थे तब पिताजी ने, हम दोनों झगड़े थे मेरा भाई और मैं, तो पिताजी ने एक बार थप्पड़ लगाई थी और मुझे लगता है जीवन में केवल एक ही बार मुझे वो थप्पड़ पिताजी की लगी थी और उसके बाद में मेरा भाई और मैं कभी नहीं लड़े थे। ये कुछ खट्टी मीठी यादें हैं स्कूली जीवन के दौरान। अगर मुझे ऐसे टाइम मशीन में वापस भेजा जाए तो सबसे पहले तो मैं, ऐसा माना जाता है कि कहीं पर भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करो तो सबसे पहले आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है। मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो बहुत खराब रहा है, यानी कि 40% 10वीं में, 12वीं में 52%, ग्रेजुएशन में 45%। तो सबसे पहले तो मैं उनमें सुधार करना चाहूँगा, यानी कि अभी मैं वर्तमान में पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर्स याद हो जाते हैं, पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं। तो पहले तो इनका, और दूसरा है कि मानस तो मेरा आर्ट्स का ही था तो मैं आर्ट्स में ही अच्छा करता। और बाकी एक से है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। तो जहाँ रहेंगे वहीं अच्छा करने का प्रयास करें। मुझे जैसे काम के अलावा जहाँ भी समय मिलता है, थोड़ा बहुत समय जो भी मिलता है पढ़ने के अलावा, तो उस दौरान मुझे वॉलीबॉल खेलना और क्रिकेट खेलना, दोस्तों के साथ में घूमना बहुत पसंद है। कुछ दोस्त ऐसे हैं कि हम रोज मिलते हैं, चाहे कितना भी काम हो, थोड़ा सा भी समय निकालेंगे तो हम मिलेंगे ही। तो थोड़ा गॉसिप करना या फिर इधर उधर खेलने जाना, घूमने जाना, ये बहुत पसंद है और अक्सर हम ऐसा करते हैं। कोविड ने समूचे संसार को हिला के रख दिया था और मुझे भी अच्छे से याद है कि कोविड के दौरान मेरी भी राशन वितरण और इनमें ड्यूटी लगी थी, गवर्नमेंट से, कलेक्ट्रेट से ड्यूटी लगी थी। उस दौरान मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो आगे बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा कर रहे थे। कोई स्वयं सहायता समूह है या कोई ऐसे सेल्फ जो समूह होते हैं वो बने हुए हैं, वो आगे बढ़कर सेवा कर रहे थे। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बदलाव मैंने देखा था, वह देखा था कि पुलिस के प्रति लोगों की अक्सर नकारात्मक धारणाएं बहुत प्रचलित थी, वो कम हुई, क्योंकि हम देख रहे थे कि सब अपने घरों में थे और पुलिस जो थी वो सेवा कर रही थी, चौराहों पर वो खड़े थे। तो दूसरा कि कोई नहीं जानता है कि पुलिस की जिंदगी जो है वो कैसे होती है, कभी भी उनको ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। तो एक तो लोगों के मन में उनके लिए सकारात्मक जो मानसिकता विकसित हुई। दूसरा कि एक मानव सेवा, सर्वोच्च सेवा मानी जाती है मानव सेवा, तो एक दूसरे की मदद के लिए लोग जो आए, ये एक मुझे लगता है कि सकारात्मक पक्ष रहा कि लोगों की सेवा करना और पड़ोसी की मदद करना, ये महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो हुए हैं और ये हमेशा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे घर में कुछ भी खत्म हो जाता है, चीनी खत्म हो गई, तो भी हम पड़ोसी के घर से मांगते हैं। तो ये चीजें जो थी वो हम जानते हैं इसलिए मांगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोविड के दौरान की, तो कोई जानता है किसी को, नहीं जानता है तो भी खाने की व्यवस्था करवा रहा है, फूड पैकेट दे रहा है, उनको कच्ची सामग्री दे रहा है। तो ये जो मानव सेवा है वो चलती रहनी चाहिए। जो वंचित है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसकी सेवा करनी चाहिए और उसको एक लाइन तक लाने में मदद करनी चाहिए। एक कविता जो मुझे अच्छी लगती है और ये मैं सभी को समर्पित करना चाहता हूँ कि जो जीवन में निरंतर प्रगति करना चाहते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कोई जॉब हो या और कोई सेक्टर हो, तो उनके लिए समर्पित है एक कविता की चंद पंक्तियां हैं कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं निश्चय मंजिल पाते हैं। माना कि दूर किनारा है फिर सागर ने ललकारा है, ऐसे में हाथ बांध कर बैठे रहना वीरों को नहीं गवारा है। जो कायर थे जो हार गए नर नाहर बाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। और जो गहरे जल में जाते हैं वे मीन ही मोती पाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं निश्चय मंजिल पाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं निश्चय मंजिल पाते हैं। आप सभी ने मेरी कहानी को अच्छे से देखा, सुना, समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक व्यक्तियों के पास में मेरी कहानी जो है वो पहुँच सके और अधिकाधिक व्यक्ति जो है वो इससे प्रेरणा लेकर
अपने जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सके। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर जगदीश चंद्र जाट की सफलता की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।